कि इस दफ़ा फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इससे इसके म्यार पे फ़र्क पड़ा है। तादाद बढ़ाने का मकसद तो जाहिर है कि कमर्शियल बेनिफिट्स होते हैं, तो जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उतने ही ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिकेंगे। पैनामा की टीम है जो बगैर गोल किए, मेरा ख्याल है वाहिद टीम है 48 में से जिसने इस वर्ल्ड कप में कोई गोल स्कोर नहीं किया है। कंपटीशन आएगा जब फीफा तमाम टीमों को वर्ल्ड कप के दौरान इवन बराबरी की बुनियाद पर ट्रीट करेगा, जो कि नहीं हुआ। ईरान के साथ क्या हुआ? फीफा ने जिस तरह से बाकी टीमों को ट्रीट किया है, अगर उस अंदाज में देखें तो यकीनन यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है कि ईरान को वो वाले प्रोटोकॉल्स नहीं मिले। तो मैं आपको तजर्बे की बुनियाद पर ये बता सकता हूँ कि ट्रैवलिंग करने से जितना फटीग होता है प्लेयर्स को, उतना उनको अपनी ट्रेनिंग करने से भी नहीं होता। तो ये क्यों फिर 3 मुल्कों के अंदर रखा गया? टीमों की तादाद को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें स्टेडियम भी ज़्यादा चाहिए थे। फीफा ने इंक्लूसिविटी का चूरन भी दायरा बेचा के, तो यहाँ पर एक बायसनेस तो नज़र आती है फीफा की जानिब से टूवर्ड्स अमेरिका। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ एक आदमी की ईगो है, डोनाल्ड ट्रंप, जिसको मसाज करने के लिए फीफा ने ये सारे काम किए हैं। फिर रेड कार्ड दिखाने के मामले में भी हमने देखा कि कुछ ना कुछ जो है ना वो उसमें गड़बड़ नजर आई। बड़े खिलाड़ियों को खासकर जो है वो मेसी ने टांग पे जूता दे मारा। अगर रोनाल्डो और मेसी को ही निकाल दें पोर्चुगल और अर्जेंटीना के मैच में से, तो मेरा ख्याल है कि उस मैच की टिकटें फरोख्त नहीं होंगी। मेसी ने जो लेगेसी क्रिएट की है फुटबॉल के अंदर, वो शायद दुनिया में 2 या 3 प्लेयर्स को नसीब हुई है। चैनलाइज करने के लिए दुनिया में स्पोर्ट्स बनी, और ये स्पोर्ट्स बाद में ब्रॉडकास्टर्स के लिए और ऑर्गेनाइजर्स के लिए पैसे कमाने का बहुत बड़ा जरिया बनी। रोनाल्डो के बारे में भी तनकीद यही की जा रही है कि बस ब्रांड वैल्यू रह गई, उनकी परफॉर्मेंस को नहीं रह गई। 41 ईयर्स की एज में बिगेस्ट लेवल के ऊपर वो कम्पीट कर रहे हैं। अच्छा, जो हाइड्रेशन ब्रेक ली जा रही है हर हाफ के दरमियान में, उसके स्ट्रैटेजी के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है? हाइड्रेशन ब्रेक्स भी इसलिए रखी गई हैं कि ये जो 104 मैचेस करवाने हैं अमेरिका ने 48 टीमों के साथ, उसको किसी न किसी अंदाज में पॉसिबल बनाया जाए। फीफा बतौर इदारा जो है, ये एक ऐसा इदारा है कि जिसकी करप्शन ज़बान ज़द आम हो चुकी है। पाकिस्तान का प्राइड, थोड़ा सा हिस्ट्री बताइए, कब से कब तक जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान, और इस वक्त जो जा रहा है वो फॉरवर्ड स्पोर्ट से जा रहा है। पाकिस्तान में कौन सा फुटबॉल होता है? पाकिस्तान की तो फुटबॉल फेडरेशन की हालत ये है कि यहाँ पे 3-3, 4-4 धड़े बने होते हैं। तो कौन इतनी करप्शन करता रहा? वो आपको पता है कि हमेशा सियासी जमातों की तरफ से उसको बैक किया जाता है। लेकिन बहरहाल मैं बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूँ कि फैसल साले हयात के घर में पकने वाली सब्जी का जो खर्चा है ना, वो भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से जाता था। मेरा ख्याल है 150 नंबर पे भी पाकिस्तान नहीं है फुटबॉल के अंदर। पाकिस्तान 198 पर है इस वक्त, मेरा ख्याल है, जो वर्ल्ड कप से पहले 202 पर था। पाकिस्तान कम्पीट कर रहा है जापान की टीमों के अगेंस्ट, पाकिस्तान कम्पीट कर रहा है ईरान के साथ। वो लोग जिनका इस खेल के साथ, इस प्रोफेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो अपनी कंट्रोल है उसको बरकरार शुरू कर दिया। तो चलें, चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लोग सुन रहे हैं, फैसल साले हयात साहब इतना लंबा अरसा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो अगर यहाँ पर आकर ऑफ साइड का रूल एक्सप्लेन कर देना तो पाकिस्तान की फुटबॉल बेहतर हो जाएगी। उन्होंने सेनेटरशिप छोड़ दी थी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुकून डिजिटल के साथ मैं उसामा तैयब। दुनिया इस वक्त फुटबॉल के बुखार में मुब्तला है। 48 मुल्क एक ट्रॉफी के लिए बरसरे पैकार हैं। पाकिस्तान इस जंग में बराह रास्त तो शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी ज़रूर है। अब सवाल ये पैदा होता है वो कैसे, क्योंकि जो फुटबॉल इस्तेमाल हो रहा है वो पाकिस्तान में तैयार किया गया एक मास्टर क्लास है। वर्ल्ड कप के अब तक के दादशुमार और अगले मैचेस की पेशगोइयाँ क्या हैं, पाकिस्तान इस दौड़ में शामिल क्यों नहीं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैंपस यूनाइटेड FC के फाउंडर अहमद सईद। अहमद सईद यूके में फुटबॉल कोचिंग लेवल 2 की सर्टिफिकेशन ले चुके हैं। मुख्तलिफ मीडिया और स्पोर्ट्स चैनल्स पर बतौर एक्सपर्ट अपना तजिया देते हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इससे इसके म्यार पे फ़र्क पड़ा है, हालांकि ये सबसे बड़ा जो है वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। कैसे देखते हैं इसको? देखें, दुनिया में जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं इस वक्त, उनमें टीमों की जो तादाद होती है उसका तयन कमर्शियल बेनिफिट की बुनियाद पर होता है। और टीमें 32 हों, टीमें 48 हों या 64 भी हो रही हैं, जो अगले वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें ज़ाहिर है 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे इस वर्ल्ड कप के, तो उसमें ये डिस्कशन भी हो रही है कि टीमों की तादाद को मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। तादाद बढ़ाने का मकसद तो ज़ाहिर है कि कमर्शियल बेनिफिट्स होते हैं। इसमें देखें, जो रेवेन्यू जनरेशन की पॉकेट्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू जनरेशन का ज़रिया होता है वो होता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सबसे ज़्यादा इस वर्ल्ड कप के बिके हैं, इसलिए कि टीमें ज़्यादा हुई हैं। टीमें ज़्यादा होने का अल्टीमेटली मतलब ये है कि मैचेस ज़्यादा हुए हैं, और मैचेस ज़्यादा हुए हैं तो ज़ाहिर है आजकल कंटेंट की दुनिया है, तो जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उतने ही ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिकेंगे। तो 48 टीमें 32 से बढ़ाकर 48 करने की जो रीज़न है वो तो
Commercial है। कमर्शियल, बिल्कुल कमर्शियल है। बिल्कुल सही। और अगर इसका ताल्लुक कंपटीशन से होता तो फिर जाहिर है कि ये जो टीमें आई हैं, जॉर्डन की टीम ने पहली बार क्वालिफाई किया, कुरासाओ की टीम ने पहली बार क्वालिफाई किया, कैपा वर्डे इस बार डिस्कशन का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, उन्हें पहली बार क्वालिफाई किया, 4 टीमें जो उज़्बेकिस्तान ने पहली बार क्वालिफाई किया। कैपा वर्डे के अलावा अगर हम उन बाकी तीनों टीमों को देखें, उज़्बेकिस्तान है, जॉर्डन है, कुरासाओ है, तो कुरासाओ के खिलाफ पहले मैच में जर्मनी की टीम ने 7 गोल स्कोर कर दिए। उज़्बेकिस्तान की टीम किसी भी मैच में कहीं पर हमें ऐसा नहीं लगा कि वो दे डिड नॉट बिलोंग टू दिस लीग, और जॉर्डन की टीम को देखकर भी ये लगता है। इसी तरह पैनामा की टीम है जो बगैर गोल किए, मेरा ख्याल है वाहिद टीम है 48 में से जिसने इस वर्ल्ड कप में कोई गोल स्कोर नहीं किया है। तो इस तरह की टीम्स गो के ये टीमें क्वालिफिकेशन के थ्रू ही आई हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करके आई हैं, लेकिन इनकी जो परफॉर्म करना, उनकी जो क्वालिटी ऑफ गेम है, पहली दफा आना, ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। जी हाँ, वो देखकर कहीं भी ये नहीं लगता कि ये टीमें वर्ल्ड लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर कम्पीट करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आने वाले वर्ल्ड कप्स के अंदर जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाएं। जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि नई टीम्स आई, शुरू में बिल्कुल भी, इवन बांग्लादेश को अफगानिस्तान को देख लीजिए, लेकिन उसके बाद अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर गई। देखें, क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे तो क्रिकेट में टीमें जो है ना, जब से हमने देखना शुरू किया है, वैसे बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, लेकिन जब से हमने देखना शुरू किया उस वक्त से भी 8 ही एलीट टीमें थी, वो आज भी 8 ही हैं। इसी तरह अगर आप कंपटीशन की बात करें, देखें कंपटीशन वर्ल्ड कप में आने से नहीं आता, कंपटीशन आता है जब फीफा अपने रेवेन्यू जनरेशन के मॉडल्स को बराबरी की बुनियाद पर तय करेगा। कंपटीशन आएगा जब फीफा तमाम टीमों को वर्ल्ड कप के दौरान इवन बराबरी की बुनियाद पर ट्रीट करेगा, जो कि नहीं हुआ। कंपटीशन आएगा जब ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं फीफा के, वो उसी तरह एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी काम करेंगे जिस तरह वो अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं। तो फिर कंपटीशन आएगा। कंपटीशन एक टूर्नामेंट से नहीं आता, कंपटीशन एक प्रोसेस का हिस्सा है। आप किसी भी जगह के ऊपर अगर फुटबॉल की हिरार्की डेवलप करेंगे, वहाँ की लेगेसी डेवलप होगी, तो फिर दायरा के वहाँ से जिस तरह टैलेंट की एक स्ट्रीमिंग होती है, अगर उस तरह से फीफा ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाकर जो उनके गोल प्रोजेक्ट्स हैं, उनका जो हाल पाकिस्तान के अंदर हुआ है वो मतलब किसी से ढका छुपा नहीं है। और अगर आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर बात भी कर दूंगा यहाँ पे। तो कंपटीशन जो है ना, जी हाँ, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। कंपटीशन जो है वो उस सिलसिले में जो है वो पैदा होता है। बिल्कुल सही। वर्ल्ड कप से या यूरो कप खेल लेने से कंपटीशन पैदा नहीं होता। और अगर आपने टीमों की तादाद बढ़ानी ही है, जो कि बढ़ाने का मजीद इम्कान पैदा हो रहा है, 48 से अगर आप 64 भी कर देते हैं, तो उससे ये होगा कि देखें, अब मैं एक रेगुलर फुटबॉल फ़ैन हूँ, मैं अगर एक फ़ैन के तौर पर बात करूँ तो इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के जो ग्रुप स्टेज के मैचेस थे, उनको देखकर हम तकरीबन इस स्टेज के ऊपर आ गए थे कि अगर ये 2-4 दिन और जारी रहे ग्रुप स्टेज के मैचेस और नॉकआउट शुरू ना हुए तो हमारे हाथ खड़े हो गए। हमें आप अगर अच्छा फुटबॉल दिखाना है, या आप ये चाहते हैं कि फीफा का वर्ल्ड कप जो है 4 साल बाद होता है और उसकी वही लेगेसी और वही कंपटीशन बरकरार रहे, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस पर गौर करना चाहिए कि टीमों की तादाद मजीद बढ़ानी है या इसको वही 32 के ऊपर ही लेकर आना। बिल्कुल सही है। ईरान के साथ क्या हुआ? ईरान का जो मुतनाज़ा एक गोल था, और इसमें ये भी ज़रूर बताइए कि लास्ट मैन रूल जो है वो क्या है, नाजरीन को ये भी समझा दीजिए, और क्या ये इन्होंने जो फैसला किया वो इंसाफ पे मबनी था? देखिए, 2 इसके पहलू हैं ईरान के ऊपर। अगर हम जब बात करें, पहली बात तो ये है कि एक ऑन द फील्ड उनके साथ जो हुआ और एक ऑफ द फील्ड जो उनके साथ हुआ। देखें, ऑफ द फील्ड अगर हम बात करें तो फीफा इतना बड़ा इदारा है, फीफा जो है वो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है अगर हम स्पोर्टिंग अथॉरिटीज़ की बात करें। और फीफा ने जिस तरह से बाकी टीमों को ट्रीट किया है, अगर उस अंदाज में देखें तो यकीनन यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है कि ईरान को वो वाले प्रोटोकॉल्स नहीं मिले। फीफा अगर इतना रेवेन्यू जनरेट करने के बावजूद एक मेंबर स्टेट को जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आ रही है, उसको होस्ट कंट्री के ऊपर के अंदर जहां उसने मैचेस खेलने हैं वहां उनको रिहाइश ही नहीं दे पा रहा, तो फिर क्यों फीफा अपने आप में जो है वो इतनी बड़ी अथॉरिटी बनता है? और क्यों फीफा, आप रिहाइश की को तो छोड़ दें, फीफा इतना बेबस नज़र आया हमें अमेरिका में होने वाले इस वर्ल्ड कप के अंदर कि जो होटल्स की बुकिंग थी, उस होटल की बुकिंग के ऊपर भी अमेरिका में जो लोकल एसोसिएशंस थी, होटल एसोसिएशंस, उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि हम होटल्स की बुकिंग खुद करेंगे, फीफा को अथॉरिटी नहीं देंगे। और इस वर्ल्ड कप में जो बुकिंग के हवाले से अगर हम देखें, होटल की बुकिंग के हवाले से, मैचेस की एंट्रेंस के हवाले से देखें, तो सबसे महंगे टिकट यहाँ फरोख्त हुए हैं। तो ये जो सारे मामलात हुए हैं ऑफ द फील्ड, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो लोग स्पोर्ट्स कोचिंग से वाबस्ता हैं, मैं खुद चूँकि इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, तो मैं आपको तजर्बे की बुनियाद पर ये बता सकता हूँ कि ट्रैवलिंग करने से जितना फटीग होता है प्लेयर्स को, उतना उनको अपनी ट्रेनिंग करने से भी नहीं होता। एक ट्रैवल 4-5 घंटे का एक ट्रैवल, उसका फटीग 2 मैच खेलने के बराबर होता है। तो ये क्यों फिर 3 मुल्कों के अंदर रखा गया? फीफा ने एक तो ये किया कि उन्हें टीमों की तादाद बढ़ाई। टीमों की तादाद को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें स्टेडियम भी ज़्यादा चाहिए थे। स्टेडियम जब ज़्यादा चाहिए थे तो फिर उन्हें जाहिर है कि कुछ
अपने ममालिक को साथ मिलाना था। और ये जो वर्ल्ड कप था इसके होस्टिंग राइट्स चूँकि अमेरिकन कंट्रीज़ के पास थे, तो उन्होंने 2-3 कंट्रीज़ को साथ मिला लिया कि स्टेडियम की तादाद भी बढ़ जाएगी। रेवेन्यू जनरेशन के जो मॉडल हैं उसमें भी अगर आप देखें तो इस वर्ल्ड कप का 78% रेवेन्यू अमेरिका में ही जाना है। लेकिन इन 2 कंट्रीज़ को ऐड करने से ये हुआ कि एक तो उनकी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरियात पूरी हो गई, उनके जो स्टेडियम की ज़रूरियात थी वो पूरी हो गई, और साथ साथ उन्होंने इंक्लूसिविटी वाला जो जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस एक चूरन भेजता है कि हमने पूरी दुनिया को जो है वो इंक्लूसिव रखा हुआ है डेमोक्रेसी की बुनियाद पे, तो ये फीफा ने इंक्लूसिविटी का चूरन भी दायरा बेचा कि हमने इन 3 कंट्रीज़ को जो है वो शामिल करके तो पहली बार हम एक वर्ल्ड कप करवा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं, जिसमें 3 होस्टिंग कंट्रीज़ हैं। इस किस्म की बातें करके ज़ाहिर है उन्होंने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपने 3 उसमें टूर्नामेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया तो फिर पहली बात यह है कि रेवेन्यूज़ के मॉडल को भी बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जो स्टेडियम, मतलब मेरा ये ख्याल है कि इस वर्ल्ड कप का सबसे खूबसूरत स्टेडियम, जिसको आप एस्थेटिकली प्लीजिंग कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि होस्टिंग जो फाइनल के होस्टिंग राइट्स हैं वो मिलने चाहिए थे, वो मैक्सिको का स्टेडियम है, जिसकी हिस्ट्री भी है, जिसके मतलब अराउंड अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट नज़र आता है कि वहाँ पर फैन जमा होंगे देखने के लिए। और जो मैक्सिको के अंदर जो मैचेस हुए हैं अब तक, उनमें जो माहौल हमें देखने को नज़र आया है, तो यहाँ पर एक बायसनेस तो नज़र आती है फीफा की जानिब से टूवर्ड्स अमेरिका, क्योंकि जाहिर है कि ये बात ढकी छुपी नहीं है किसी से कि जो फीफा इज सिटिंग ऑन अ पावर कैग, और वो पावर जो है वो सारी डोनाल्ड ट्रंप के पास है, अमेरिका के पास है। मैं आपकी मादत में आपकी बात, मैं ये अगर इसको मुकम्मल कर लूँ तो बात, इससे पहले अगर आप जाएँ तो 1 साल पहले फीफा ने क्लब वर्ल्ड कप करवाया था। ये क्लब वर्ल्ड कप जो है उन क्लब्स का होता था जो कॉन्टिनेंटल चैम्पियंस होते थे। इससे पहले क्लब वर्ल्ड कप का मॉडल ये था कि ये 8 क्लब इसमें शरीक होते थे, और हर जो टीम होती है उसने 2 या 3 मैच, यूरोपियन टीम ने 2 मैच खेलने होते, बाकी टीमों ने 3 मैच खेलने होते। एक मुख्तसर सा 2 हफ्ते का इवेंट होता था और वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन लास्ट ईयर जो है उसके भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जब अमेरिका के पास आए तो उन्होंने उसको भी एक्सपैंड किया। 8 से टीमों की तादाद एकदम 32 पे चली गई, और 32 टीमों का जो क्लब का टूर्नामेंट था वो बिल्कुल उसी फॉर्मेट पर खेला गया इस पर फीफा का वर्ल्ड कप खेला जाता है हर 4 साल के बाद। तो वो अमेरिका में चूँकि होना था, और उसकी जो एंडिंग सेरेमनी थी उसमें भी हमने देखा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद वहाँ पर आया, और उनकी एक फुटेज भी वहाँ पर बहुत वायरल हुई कि उन्होंने एक गोल्ड मेडल जो है वो चुपके से अपनी जेब में डाल लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ एक आदमी की ईगो है, डोनाल्ड ट्रंप, जिसको मसाज करने के लिए फीफा ने ये सारे काम किए हैं, और इसके जो नताइज बरामद होंगे फुटबॉल के ऊपर वो यकीनन कंपेटिटिवनेस के एतबार से कोई बहुत अच्छे नहीं होंगे। अच्छा, इतनी स्टेक पे चीज़ें जैसे अभी आप बयान कर रहे हैं, फीफा कैसे अफोर्ड कर सकता है? फिर रेड कार्ड दिखाने के मामले में भी हमने देखा कि कुछ ना कुछ जो है ना वो उसमें गड़बड़ नजर आई। बड़े खिलाड़ियों को खास कर जो है वो मेसी ने टांग पे जूता दे मारा, उसको रेड कार्ड फाउल बनता था, नहीं दिखाया गया। उसकी वजह भी कमर्शियल ही है कि ये मैच के अंदर रहने चाहिए बड़े खिलाड़ी। देखिए, अर्जेंटीना का मैच आप किस लिए देखने जाएंगे? अर्जेंटीना का मैच देखने आप मेसी के लिए जाएंगे। पोर्चुगल का मैच देखने आप क्यों जाएंगे? रोनाल्डो के लिए जाएंगे ना। हाँ। तो अगर रोनाल्डो और मेसी को ही निकाल दें पोर्चुगल और अर्जेंटीना के मैच में से, तो मेरा ख्याल है कि उस मैच की टिकटें फरोख्त नहीं होंगी। तो इसका मतलब है वो जो भी करें ठीक है, रूल्स नहीं है उनके लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि यहाँ कोई बाइस नहीं है टूवर्ड्स रोनाल्डो और मेसी। मैं 18 साल से फुटबॉल देख रहा हूँ, और हम उस स्टेज से गुजर आए हैं जब हम किसी एक प्लेयर के पीछे या किसी एक टीम के पीछे इतने पागल होते थे कि उसके लिए हम हर तरह के आर्गूमेंट के साथ लोगों से लड़ भी जाते थे और हर तरह का आर्गूमेंट उस ले भी लेते थे। मैं रोनाल्डो या मेसी का फ़ैन होते हुए भी दूसरे आदमी को सपोर्ट कर सकता हूँ, उससे इंस्पिरेशन ले सकता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि रोनाल्डो मेसी जो है वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। मेसी ने जो लेगेसी क्रिएट की है फुटबॉल के अंदर, वो शायद दुनिया में 2 या 3 प्लेयर्स को नसीब हुई है। मेसी उस ब्रैकेट के अंदर आता है कि जिस ब्रैकेट में जाने के बाद, यानी मेसी एक ऐसा प्लेयर है कि जिसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, दोबारा मेसी पैदा नहीं होगा। सही, बिल्कुल। लेकिन मेसी को इस वर्ल्ड कप के पहले मैच में वो इम्यूनिटी मिली है कि मेसी ने जो स्टैम्प किया था, वो दुनिया का कोई भी और प्लेयर होता तो उसको रेड कार्ड मिलता। और इस तरह के इंसिडेंट्स इस वर्ल्ड कप में भी हुए हैं, उससे पहले भी। अगर आप फीफा की रूल बुक में निकाल के देखें तो आप अगर स्टैम्प करेंगे, आप वो स्टड शो करेंगे, तो स्टड शो करने पर भी येलो कार्ड है। लेकिन वो तो हवा के अंदर जाके स्टड उसकी टांग से टकराया है, तो ये एक ओपन केस था रेड कार्ड का। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी बायसनेस दी गई है, और वो थोड़ी सी बायसनेस भी इसलिए दी गई है अगर मैसी बाहर चला जाएगा तो अर्जेंटीना के मैच में क्या रह जाएगा। यानी आप जो है वो बड़े दरमियान की राह ले रहे हैं। नहीं, मैं इंस्पिरेशन लेते हुए आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया में जितनी भी स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये खेल क्यों होते हैं बुनियादी तौर पे। मैं और आप, हम खेल के फ़ैन हैं, हम इसको बतौर फ़ैन देखते हैं। लेकिन अगर आप इसके बैकग्राउंड के ऊपर जाएँ तो आपको ये लगेगा कि ये जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी दुनिया में, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियानी अरसे में ये सारी स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूशन दुनिया में डेवलप होना शुरू हुई थी। क्योंकि नेशन स्टेट सिस्टम के आने के बाद नेशनलिज्म लोगों के अंदर आया, और नेशनलिज्म के जो सेंटिमेंट्स थे
उनको चैनल करने के लिए या उनको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए दुनिया में स्पोर्ट्स ईजाद की गई। ओलंपिक्स आई, उसके बाद 1930 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, और इस वक्त फीफा की जो सूरत हाल है वो ये है कि उनके मेंबर जो नेशंस हैं उनकी तादाद यूनाइटेड नेशन से भी ज़्यादा है। तो ये जो नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स होते हैं उनको चैनलाइज करने के लिए दुनिया में स्पोर्ट्स बनी, और ये स्पोर्ट्स बाद में ब्रॉडकास्टर्स के लिए और ऑर्गेनाइजर्स के लिए पैसे कमाने का बहुत बड़ा जरिया बनी। आप आईसीसी को देख लें, आप फीफा को देख लें, आप जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उनके डिसीजंस को देख लें, तो इन सारे डिसीजंस को देखकर ये लगता है कि ये सारे मामलात हो तो ज़ाहिर है इसीलिए रहे हैं कि इससे पैसे बनाए जाएंगे, और पैसे बनाने के लिए आपको ब्रांड चाहिए होते हैं। जब आप ब्रांड्स की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में अगर हम फुटबॉलिंग ब्रांड्स की बात करें तो दो बड़े नाम हैं, रोनाल्डो और मैसी। और रोनाल्डो और मैसी को देखने के लिए लोग आएंगे ना, अर्जेंटीना का मैच में मैसी के बगैर तो नहीं देख। रोनाल्डो के बारे में भी तनकीद यही की जा रही है कि बस ब्रांड वैल्यू रहेगी, उनकी परफॉर्मेंस को नहीं रहेगी। डू यू एग्री? टू सम एक्सटेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि 41 ईयर्स की एज में बिगेस्ट लेवल के ऊपर वो compete कर रहे हैं। इस तरह के फिटनेस शायद दुनिया में इससे पहले किसी की भी नहीं थी, वरना आमतौर पर होता ये था कि 34-35 साल की उम्र में आप बड़े बड़े नाम निकालें, जिडान का नाम लें, मैराडोना का नाम लें, जावी का नाम लें, इनिएस्टा का नाम लें, जितने भी सारे प्लेयर्स हैं 34-35 साल की उम्र तक उनकी पीक रहती थी। उसके बाद वो या तो रिटायर हो जाते थे या पे चले जाते थे किसी ऐसी लीग में जहाँ पर मतलब कतर चले गए, अमेरिका चले गए, इस किस्म की लीग के अंदर चले जाते थे, जो टॉप नॉच लीग्स होती हैं उनमें नहीं रहते थे। लेकिन मैंने बतौर फुटबॉल फैन ये देखा कि 37 साल का क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेल रहा था। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसी चीज़ है जो अनप्रेसिडेंटेड है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस बात की यकीनन दाद मिलनी चाहिए कि उन्होंने ये स्टैंडर्ड सेट किया है दुनिया के सामने कि एक एथलीट का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। यस, 41 ईयर्स की एज में आने के बाद रोनाल्डो की परफॉर्मेंस वो नहीं है जो 35 साल से पहले रोनाल्डो की थी, और वो होनी भी नहीं। कंपैरिजन क्या है मैसी और रोनाल्डो का? कंपैरिजन ये है कि मैसी एक ऐसे मुल्क से आया है जिसकी तारीख़ हमें यह बताती है कि उसने हर वर्ल्ड कप खेला है, और वो हर वर्ल्ड कप में जाते हुए एक वर्ल्ड कप शायद मेरा ख्याल है अर्जेंटीना ने मिस किया, बाकी सारे वर्ल्ड कप उन्हें खेले हैं। ब्राज़ील वाहिद टीम है इसने सारे वर्ल्ड कप खेले हैं। अर्जेंटीना जब भी वर्ल्ड कप में जाता है अर्जेंटीना एक फेवरेट के तौर पर जाता है। पोर्चुगल एक ऐसा मुल्क था जिसने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ही 3 बार किया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आने से पहले। 1930 में वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, 2002 तक के जितने भी इवेंट्स हैं उनमें पोर्चुगल ने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई सिर्फ 3 बार किया था। रोनाल्डो के आने के बाद पोर्चुगल न सिर्फ ये कि हर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करता है, बल्कि इस बार 2026 में अगर मैं आपको बताऊं तो टीम शीट के एतबार से जब हम देखते हैं ऑन पेपर तो पोर्चुगल की टीम हमें फेवरेट में नजर आती है। ये शायद पहली बार हुआ है कि पोर्चुगल किसी वर्ल्ड कप में फेवरेट के तौर पर गया है, जबकि मैसी एक ऐसे मुल्क से आया था कि उसकी टीम हर वर्ल्ड कप में एक फेवरेट टीम कंसिडर होती थी। वहाँ फुटबॉल की लेगेसी थी, वहाँ फुटबॉल की हिस्ट्री थी, वहाँ मैराडोना जैसे लेजेंड्स थे। दूसरी जानिब हम देखें तो पोर्चुगल की कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी। लेकिन रोनाल्डो उस नेशन को, यूसेबियो और फीगो को लोग जानते हैं इससे पहले पोर्चुगल में, उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है। लेकिन पोर्चुगल की लेगेसी को उसने उस स्टेज के ऊपर लेकर आया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो कि अब वो टीम वर्ल्ड कप जीतने वाली फेवरेट टीमों में शुमार हो रही है। बिल्कुल सही। तो मैसी की अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप जीतना ऑन पेपर पॉसिबल था, पोर्चुगल की क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल का वर्ल्ड कप जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, जिसको उसने अपनी नेशन को एक ड्रीम उसने बहरहाल दिया है कि हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप में जो 2026 का वर्ल्ड कप है, अगर हम ऑन पेपर एनालिसिस करें तो पोर्चुगल की टीम टॉप 3 टीम्स के अंदर यकीनन आएगी, इन माय ओपिनियन फ्रांस की टीम के बाद और अर्जेंटीना की टीम के बाद। अच्छा ये बताएं कि मुझे ये भी लगता है ज़ाती हैसियत में कि रोनाल्डो की पीआर टीम बड़ी अच्छी है, बड़ी पोस्ट और बड़ी चीज़ें जो है वो उसकी तरफ से जो है वो आ रही होती हैं। आपको भी ऐसा ही लगता? मेरा ख्याल है कि आप जितने बड़े एथलीट बनते जाएंगे, जितना बड़ा ब्रांड आप बनते जाएंगे, वो आपके साथ ये ऑटोमेटिकली जुड़ती जाएंगी। और रोनाल्डो ने जब अपना यूट्यूब चैनल बनाया था तो आपको याद है कि एक रात के अंदर उसके जितने फॉलोअर बने थे वो शायद यूट्यूब की हिस्ट्री में किसी को नसीब नहीं हुए। तो ये चीज़ें तो, लेकिन ये चीज़ें भी उस वक्त साथ रहेंगी जब आप अपनी लेगेसी को कैरी करेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास भी ये ऑप्शन थी कि वो आसान रास्ता तलाश करते और 35 साल की उम्र में रिटायर होकर या किसी ऐसे क्लब में चले जाते जहां पर स्पॉटलाइट नहीं होती, लेकिन उन्होंने एलीट लेवल के ऊपर अपने आप को रखा। उसकी वजह यह है कि जिस फिटनेस के मयार के ऊपर उन्होंने अपने आप को रखा है अब तक, वो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जैसे मुल्क में तो ये शायद इसको सोचा भी नहीं जा सकता कि इस तरह की ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। लेकिन रोनाल्डो आने वाले वक्त में जितने भी एथलीट होंगे, सिर्फ फुटबॉल से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं, बाकी किसी भी स्पोर्ट से, उनके लिए ये एक जर्नी छोड़कर जाएंगे, उनके लिए लेगेसी छोड़कर जाएंगे कि एक एथलीट को, एक स्पोर्ट्समैन को किस किस्म की लाइफस्टाइल गुजारनी चाहिए।
तो इतना कुछ अचीव कर लेने के बाद ये PR मेरा ख्याल है हम जैसे आम लोग यहाँ बैठ के सोचते हैं, इतने बड़े लेवल पर जाने के बाद उनके लिए कोई मसला ये नहीं कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, इस वर्ल्ड कप की अहमियत कहते हैं कि इसलिए भी ज़्यादा है कि रोनाल्डो, मेसी और मोहम्मद साले के ये लास्ट वर्ल्ड कप है। जी हाँ। डू यू थिंक ऐसा ही है कि ये उसकी अहमियत को मज़ीद बढ़ा रहे हैं ये बात? देखें, काफ़ी सारे लोग तो लास्ट वर्ल्ड कप के बाद भी ये कह रहे थे कि शायद ये रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि उस वक्त वो 37 साल के थे और मेसी 35 साल के थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो दोबारा आ गए, तो मुझे नहीं पता कि शायद 45 साल के ऊपर रोनाल्डो आपको अगले वर्ल्ड कप में और अगला जो वर्ल्ड कप है वो होस्ट भी पोर्चुगल ने मिलकर करना है मोरक्को और स्पेन के साथ। सही। तो प्लेयर की कैपेसिटी में तो शायद हमें नज़र ना आए, लेकिन हो सकता है कि वो किसी मैनेजरियल कैपेसिटी में हमें पोर्चुगल की टीम में ज़रूर नज़र आए। तो ये वर्ल्ड कप मेरा ये ख्याल है कि अब ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा रोनाल्डो और मेसी का। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये चूँकि लास्ट एक वर्ल्ड कप है, तो इसमें शायद इस डिबेट में नहीं बढ़ना चाहिए कि रोनाल्डो बड़ा प्लेयर है या मेसी बड़ा प्लेयर है। ये तारीख फैसला कर देगी। मेसी के वर्ल्ड कप ने वैसे इस डिबेट को सेटल कर दिया था कि हु इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मेरा ये ख्याल है कि जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है उसके पास एटलीस्ट वर्ल्ड कप तो होना चाहिए। अच्छा, ब्राज़ील की बात करते हैं, 2 वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद से देखा कि वो परफॉर्मेंस नहीं है, क्या लीडर नहीं है, क्या लगता है आपको कि क्या कमी रही? देखिए, ब्राज़ील जो है वो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल टीम है। 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं अब तक। आखिरी वर्ल्ड कप उनका जो है वो 2002 में आया था, जिसको अब 24 बरस हो गए हैं। इसकी वजूहात के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जितना इन्फ्लक्स ऑफ प्लेयर्स उनका हुआ है यूरोपियन लीग्स के अंदर, उससे हुआ ये है कि जो ब्राज़ील का अपना एक स्टाइल ऑफ प्ले था, जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर वो चीज़ें डिसाइड करते थे। आप नाम लें, रोनाल्डो का नाम लें, रोनाल्डिनो का नाम लें, रिवाल्डो का नाम लें, उससे पहले का नाम लें, ये सारे वो लोग थे जो अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर, यानी टीम की फिलॉसफी और टीम की केमिस्ट्री और टीम की फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा ये लोग बॉदर नहीं करते थे। आप रोनाल्डिनो के पाँव में बॉल दे दें और आप मैजिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। तो इस तरह के प्लेयर जो है उनको फिर टीम का मैनेजर भी इतनी लीवरेज देता है कि यार आपको स्पेस मिलनी चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। हुआ ये है कि जिस तेज़ी के साथ उनके प्लेयर्स यूरोपियन लीग्स के अंदर आए हैं, तो वो उनका अपना जो एक ट्रेडिशनल स्टाइल था, जिसको उनकी ज़ुबान में जोगा बोनीतो कहा जाता है, कि वो अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर उनके स्किल्स जो है वो मशहूर थे। उनके जो प्लेयर्स आते हैं, रोबर्टो कार्लोस इतनी दूर से फ्री किक मारता है और बॉल जो है वो जिस तरह क्रिकेट में रिवर्स स्विंग होता हुआ वो बॉल जो है वो अंदर चला जाता है गोल पोस्ट के अंदर। तो इस किस्म के प्लेयर्स चूँकि वहाँ से आना, उनका प्रोडक्शन, मतलब ये वाले प्लेयर ब्राज़ील में उस तरह ही होते थे जिस तरह हमारे यहाँ गली मोहल्ले में क्रिकेट के प्लेयर हैं। आप ब्राज़ील की गलियों में जाएँ, वहाँ बच्चों को फुटबॉल दें, वो आपको ऐसा हैरान कुन स्किल करके दिखाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये बच्चा बगैर किसी कोच के, बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर कोई प्रैक्टिस किए वो आपको इतने स्किल करके दे रहा है। लेकिन जब ये प्लेयर यूरोपियन लीग्स के अंदर आया तो फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा बात सुनी फुटबॉलिंग फिलोसफीज़ की। इन्होंने बहुत ज़्यादा फॉर्मेशंस के ऊपर डिपेंडेंसी देखी। इन्होंने बहुत ज़्यादा फिर ये देखा कि टीम की फ़िलासफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस से। तो ये जो उनका कहीं ना कहीं एक आज मैं इससे कहूँगा कि नज़रियात का तसादुम हुआ है उनके फुटबॉल के अंदर, उसकी वजह से शायद वो लीडर पैदा होना बंद होंगे। नेमार एक बहुत बड़ा प्लेयर था जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो ब्राज़ील को उनकी वो ग्लोरी दिलाएगा, लेकिन नेमार भी जब बार्सिलोना के बाद PSG गए तो उसके बाद उनकी जो ब्रिलियंस का लेवल था वो कुछ इंजरीज की वजह से भी, और जाहिर है कि उस इन्वायरमेंट की वजह से भी उनको वो वाली उठान नहीं मिली जो ब्राज़ील की पहचान हुआ करती थी फुटबॉल के अंदर। ऐसा कोई खिलाड़ी जो इस वर्ल्ड कप के बाद आप समझते हैं कि जनाब बड़ा कामयाब और एक ब्रांड जो है वो बनने जा रहा है? देखिए, काफ़ी सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड कप के बाद, ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो रियल मैड्रिड एक ऐसा क्लब है जो शायद फुटबॉल का सबसे बड़ा क्लब जिसको कंसिडर किया जाता है। रियल मैड्रिड की हिस्ट्री बताती है कि वो हमेशा वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने वाले बड़े प्लेयर्स को साइन करती है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जिनके लिए वर्ल्ड कप, विनीशियस जूनियर पहले ही रियल मैड्रिड में खेल रहे हैं, उनके लिए वर्ल्ड कप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ब्राज़ील को अगर ग्लोरी दिलानी है तो उसमें विनीशियस का रोल इंपॉर्टेंट होगा। किलियन एम्बापे वो भी ऑलरेडी रियल मैड्रिड में खेल रहे हैं, लेकिन अगर फ्रांस ने वर्ल्ड कप जीतना है तो किलियन एम्बापे के ऊपर उनको इन्हिसार करना पड़ेगा। उस्मान डेम्बेले के लिए वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेन में आ जाएँ तो पेड्री एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके लिए अपने आप को मनवाने का ये बहुत अहम मौका है। रॉड्री एक ऐसे प्लेयर हैं जो क्लब लेवल पर बहुत कामयाब रहे हैं, यूरो कप भी जीते हैं, लेकिन अगर वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप दिला देते हैं तो वो स्पेन के लिए आइकॉन बन जाएंगे। तो इस तरह के काफ़ी सारे प्लेयर हैं जिनके लिए ये वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप चूंकि एक ऐसा इवेंट होता है कि मेरे और आप जैसा लेमैन भी जो है वो जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप आए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना हम स्केड्यूल भी उसके मुताबिक बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो फुटबॉल का कमर्शियल एस्पेक्ट है, उसके अलावा प्लेयर्स के पास भी अपने आप को ब्रांड, बड़े नामों में शामिल करने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए ये वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा, लास्ट टाइम मराकेश जापान ने बड़ा हैरान किया, इस दफ़ा कोई ऐसी टीम निकलती हुई नज़र आ रही है आपको?
देखिए मोरक्को का आज मतलब मोरक्को एक ऐसी टीम यकीनन है कि जो इस वर्ल्ड कप में अपसेट कर सकती है। जापान के बारे में अगर बात करें तो जापान भी एक ऐसी टीम है, आपने दो ये बहुत अच्छे नाम ले लिए जो इन्हें पिछले वर्ल्ड कप में यकीनन तवक्कुआत के बरक्स परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। जापान के रिसेंट परफॉर्मेंस हमें ये बताती है कि जापान इस वक्त 18वें नंबर पर है फीफा रैंकिंग में, इन्हें टॉप 20 टीम में वो लाया करता है। और लास्ट जो 10 मैचेस हैं उसमें उन्हें कोई शिकस्त नहीं हुई है। इन 10 मैचेस में उन्होंने इंग्लैंड के होम में जाकर शिकस्त दी वेम्बली स्टेडियम में, विच वाज अ बिग थिंग, जो अभी मार्च में इनका मैच हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें तो ब्राज़ील की टीम के साथ जो उनका आखिरी टाकरा हुआ था उसमें भी उन्होंने उनको 3-2 से हराया था। तो जापान की टीम ने जो ग्रुप स्टेज खेली है उसमें भी नीदरलैंड की टीम से उन्हें मैच ड्रॉ किया है, तुनीशिया को उन्हें हराया है, स्वीडन के साथ उन्हें मैच ड्रॉ किया है, 2 यूरोपियन जायंट्स के साथ उन्होंने इतनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। तो जापान एक ऐसी टीम है जो अपसेट कर सकती है। मोरक्को के बारे में मैं आपको बताऊं तो मोरक्को ने जो पिछला एक ट्रांजिशन का पूरा फेज़ देखा है उन्हें 2022 से 2026 का, उसमें हमें ये लगता है कि मोरक्को ने अपनी जो उनका डिफेंसिव एक सेटअप था उसका लोहा तो उन्हें पिछले वर्ल्ड कप में ही बनवा लिया था। लेकिन 2026 की जो मोरक्को है वो हमें एक मैच में 4-4 गोल भी करते हुए दिखाई देती है। 2026 की जो मोरक्को है वो जब ब्राज़ील के अगेंस्ट मैच में उतरती है तो हमें ब्राज़ील उतना बेहतर नज़र नहीं आता जितना मोरक्को नज़र आता है। तो मोरक्को को मैं इस वर्ल्ड कप में एक कंटेंडर के तौर पर देख रहा हूँ। वो इस वर्ल्ड कप को शायद अगर वो सेमीफाइनल फाइनल में पहुँच जाएँ तो मेरा ये ख्याल है कि इस पर हैरान नहीं होना चाहिए। दे आर दैट गुड। वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के चैंपियन है और पिछले 3-4 सालों में जिस किस्म की उन्हें ट्रांजिशन देखी है, एंड दे आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर 2030 जब उन्हें वर्ल्ड कप को होस्ट करना है। मोरक्को, स्पेन और पोर्चुगल ने मिलकर अगला वर्ल्ड कप होस्ट करना है 2030 का। तो उससे पहले ये वर्ल्ड कप उनके लिए इस सेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अगले वर्ल्ड कप का बिल्डअप होगा उसके लिए मोरक्को जो है यकीनन ये कोशिश कर रहा होगा कि इस वर्ल्ड कप के एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में जाए। तो मैं मोरक्को को इस वर्ल्ड कप में कंटेंडर के तौर पर देखता हूँ। जापान को जो है वो हम एक डार्क हॉर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं कि जो किसी वक्त भी अपसेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, जो हाइड्रेशन ब्रेक ली जा रही है हर हाफ के दरमियान में, उसके स्ट्रैटेजी के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है? देखें, अगर आप प्लानिंग वाइज पूछेंगे, स्ट्रैटेजी वाइज पूछें तो मैं पर्सनली ज़्यादा तौर पे हाइड्रेशन ब्रेक का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि फ़ुटबॉल एक ऐसा गेम है कि जिसमें फेजेस होते हैं, मोमेंटम कैरी करना होता है। टीम ने अपने जो प्लेयर्स होते हैं उन्होंने अपना एक मोमेंटम लेकर चलना होता है। जब उस टीम का मोमेंटम बनना शुरू होता है तो उसके बाद आप एक 20 मिनट के बाद जो है वो हाइड्रेशन ब्रेक आ जाती है। उस हाइड्रेशन ब्रेक के से होता ही है कि प्लेयर्स के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और उसके बाद दोबारा आके उन्हें अपना जो पूरा 15 मिनट का 20 मिनट की मेहनत की हुई है वार्म अप दोबारा से उन्हें अपना सारा मोमेंटम उसको कैरी ऑन करना पड़ता है। 20 मिनट खेलने के बाद दोबारा हाफ टाइम हो जाएगा, हाफ टाइम के बाद वो दोबारा आएंगे तो 20 मिनट बाद दोबारा हाइड्रेशन ब्रेक है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि फुटबॉल जो है ये बास्केटबॉल के 4 क्वार्टर्स हो गए हैं, इसमें हर थोड़ी देर बाद। हॉकी जो है उसमें भी 4 क्वार्टर्स हो गए हैं। तो फुटबॉल को भी अब जो है ना वो उस तरफ लेकर जाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अब शायद जो प्लेयर्स के डेवलपमेंट के फेजेस हैं या प्लेयर्स की जो अपब्रिंगिंग है ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर, ये सोशल मीडिया के आने के बाद भी और जिस तरह का लाइफस्टाइल में तब्दीली आ रही है अब लोगों के, उसमें शायद वो वाले एथलीट्स पैदा होना भी बंद हो गए हैं जो 80 से 90 मिनट के मैच खेल लें। यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो इन प्लेयर्स को लगता है कि शायद हमें जो है मतलब ये जब इंग्लैंड की टीम यहाँ आई थी अमेरिका में खेलने के लिए और यूरोपियन टीम जितनी भी आई हैं उन सारों की तरफ से हमें इस किस्म की शिकायतें सुनने को मिली है कि 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो उनके हाथ पांव फूल गए थे और उन्हें लग रहा था कि हमारे लिए वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल हो जाएगा। तो हाइड्रेशन ब्रेक इस सेंस में तो बहुत अच्छी है कि प्लेयर्स को इसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने हाइड्रेशन ब्रेक को मतलब उसको हम टैक्टिकली देखें तो बहुत से ऐसे मैनेजर हैं, ख़ासतौर पर जो इंग्लैंड की अपनी टीम के मैनेजर हैं जिनका ताल्लुक जर्मनी से है, उन्होंने भी ये कहा है कि मैं इस हाइड्रेशन ब्रेक के बारे में जो समझ रहा था उस तरह इसके नताइज उससे भी बुरे हैं। तो हाइड्रेशन ब्रेक्स भी इसलिए रखी गई हैं कि ये जो 104 मैचेस करवाने हैं अमेरिका ने 48 टीमों के साथ, उसको किसी ना किसी अंदाज में पॉसिबल बनाया जाए। उसको पॉसिबल करने के लिए हाइड्रेशन ब्रेक लाई गई, सब्स्टिट्यूट की तादाद बढ़ाकर 3 से 5 की गई और ताकि ज़्यादा कमर्शियल बेनिफिट्स अचीव किए जाएँ और जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं। और आप देखें कि 104 मैच हैं और सिवाय जो तीसरे राउंड के मैच थे ग्रुप स्टेजेस में, बाकी तमाम मैचेस का टाइम भी अलग अलग रखा गया ताकि जो ब्रॉडकास्ट अब क्योंकि जो कमर्शियल अब क्योंकि पर व्यू के एतबार से पैसे कास्ट होते हैं ना, तो एक मैच अगर आप सेम टाइम पे रखेंगे तो वो ऑडियंस जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी दो तरफ। तो आपको एक मैच रखना है एक टाइम के ऊपर
और हम चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें सुबह सुबह 3 बजे सुबह, उठ के हाँ, और 6 बजे यस, उठ के यस, जो हम 4 मैचेस बजे देखने सुबह पड़ रहे अलार्म हैं, लगाए, हाँ। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फीफा के जो पैसा कमाने की एक मैं कहूँगा लालच है, जिसकी वजह से उन्हें इन चीज़ों का ख्याल वैसे रखा। भी इन्होंने एक ऐसा फैन जो जिसके लिए अफोर्डेबिलिटी बड़ी मुश्किल नहीं कर दी इन्होंने, टिकट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें जो है वो आम आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल कर दिया है इसको। तो खेल तो ऐसा नहीं था जितना इन्होंने कमर्शलाइज कर दिया इसको। लेकिन जब भी आप कमर्शियल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो आपको हमेशा क्लास सिस्टम नज़र आएगा ना। ये क्लास सिस्टम सिर्फ हमारे सोसाइटी के अंदर नहीं है, ये खेलों के अंदर ही पाया जाता है। ये जो खेल होते हैं, खासतौर पर अब जब गोल्फ की बात करते हैं, तो गोल्फ एक ऐसा खेल था कि जो बनाया ही एलीट क्लास के लिए गया था। और फुटबॉल भी आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जा रहा है कि जो एलीट क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग वो इसको अफोर्ड कर पाएंगे, वही आकर मैच देखेंगे। तो हम जैसे जो लोअर क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए तो ये अफोर्डेबिलिटी के हवाले से भी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जिस तरह ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी अब प्राइवेट जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको दिए जा रहे हैं, तो ये मैचेस देखना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको अगर मैच देखना भी है तो आपको कोई ना कोई वेबसाइट खरीद कर उसके ऊपर आपको जो है मैच देखना पड़ेगा। जिस तरह से आमतौर पर एक्सेस हुआ करती थी मैचेस की टीवी के ऊपर, और इस किस्म की एक्सेस जो है वो मेरा ख्याल है कि अब आने वाले दिनों में आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल तो ये जो क्लासेस सिस्टम हमें सोसाइटी में नजर आता है कैपिटलिज्म की वजह से, वही सिस्टम जो है, वही कल्चर हमें अब स्पोर्ट्स के अंदर भी नजर आता है। आइंदा दिनों में 64 टीमों की बात भी की जा रही है, क्या पॉसिबल है? और इससे इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मेयार है, उसके गिरने के चांसेस हैं या नहीं? आप कहते हैं कि ठीक है, जितनी टीमें हों उतना बेहतर है। देखें, 64 टीम की बात इसलिए की जा रही है कि नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप होगा उसमें 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे फीफा के वर्ल्ड कप को, और फीफा उसको कमेमोरेट करने के लिए चाह रहा है कि टीमों की तादाद बढ़ाई जाए, ताकि ज़्यादा फेडरेशन, ज़्यादा इंक्लूसिविटी, ज़्यादा टीम्स, ज़्यादा फैंस जो है वो इसके साथ एंगेज हों। 2030 के वर्ल्ड कप की जो अब तक की अपडेट्स आई हैं वो ये आई हैं कि 3 मैचेस जो इसके इब्तदाई तौर पर होंगे वो खेले जाएंगे चिली, यूरुग्वे और अर्जेंटीना में, जहां पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में। इन्होंने उसको होस्ट किया था। 3 मैचेस वहाँ होंगे। उसके बाद जो पूरा वर्ल्ड कप है वो होगा स्पेन, मोरक्को और पोर्चुगल इसको मिलकर जो है वो होस्ट करेंगे। तो इस सेंस में वो टीमों की तादाद बढ़ाना तो चाह रहे हैं, लेकिन टीमों की तादाद बढ़ाना ज़ाहिर है इसलिए भी बहुत ज़्यादा समटाइम्स हेक्टिक होता है कि फिर उन टीमों को, यानी अगर इस वर्ल्ड कप एक हम बात करें कि फीफा अगर ईरान की टीम को नहीं दे पा रहा, अमेरिका के अंदर रहने के लग्जरी नहीं दे पा रहा, तो बाकी 64 टीमें आएंगे। आप इस बात की क्या ज़मानत दे सकते हैं कि उस वक्त दुनिया के हालात ऐसे ना हों? बिल्कुल। और अगर आपने इस तरह ही टूर्नामेंट मैनेज करने हैं कि जो टीम मैच खेलना है उसने लॉस एंजलिस में और उसको ट्रैवल करके मैक्सिको जाना पड़े, तो फिर जितनी मर्जी टीम बढ़ाते रहें। लेकिन फीफा तो एक सर्टिफाइड करप्ट इदारा है ना, क्योंकि फीफा की करप्शन जो है वो तो वो जब सैप ब्लाटर, वो जो कतर वाला वर्ल्ड कप, वो सारी एपिसोड, और जो अब फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, ये भी इस वजह से बने हैं कि फीफा के जो टॉप नॉच लीडरशिप थी उसमें से 7 लोग एक्यूज हो गए थे और उनके खिलाफ मुकदमा चलाए गए थे। उन 7 लोगों को फारिग करने के बाद जियानी इन्फेंटिनो का नाम आया था। ये तो यूएफा के सेक्रेटरी थे, इनका फीफा से कोई ताल्लुक नहीं था। बिल्कुल सही। लेकिन फीफा के जो हेड थे वो भी उसमें चार्ज हुए, यूएफा के जो हेड थे वो भी उसमें चार्ज हुए। तो ये जो फीफा बतौर इदारा जो है, ये एक ऐसा इदारा है कि जिसकी करप्शन ज़बान ज़द आम हो चुकी है, जिसकी करप्शन कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। इसके ऊपर जो है आलमी अदालतों ने इनके ऊपर केसेस चलाए हैं, और जिस तरह से वर्ल्ड कप इन्हें दिया था कतर को, उसके जो ब्रॉडकास्टिंग, उसके जो होस्टिंग राइट्स दिए गए थे, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हुए थे। तो टीमों की तादाद बढ़ाना, ये 64 या 48 करने की कोई ना कोई वजह तो जाहिर है वो टीवी पर देंगे, और वजूहात इस तरह की होंगी कि हम इंक्लूसिव कर रहे हैं, हम कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं, हम ज़्यादा फेडरेशन ला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ एक होगी, और वो होगी पैसा कमाना। और इस वर्ल्ड कप की भी अगर हम बात करें तो फीफा ने इस वर्ल्ड कप से पहले जितनी भी उनके मेंबर नेशंस थी उनके लिए 15% इंक्रीमेंट का इजाफा किया था कि हम आपको इस वर्ल्ड कप के बाद 15% रेवेन्यू ज़्यादा देंगे। बिल्कुल सही है। तो वो रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? वो आपके और मेरे से लाएंगे ना। हमें टिकटें बेचेंगे, हमें होटल बेचेंगे, हमें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, नशरियाती हुकूक बेचेंगे, तो वो हमारे से निकलेगा। पाकिस्तान का प्राइड, थोड़ा सा हिस्ट्री बताइए, कब से कब तक जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान, और इस वक्त जो जा रहा है वो फॉरवर्ड स्पोर्ट से जा रहा है, इसमें जो है थोड़ा सा क्वालिटीज़ क्या हैं, क्यों पाकिस्तान से 4 वर्ल्ड कप से पहले दरमियान में क्यों ब्रेक आया, उसके नुकसानात क्या हुए, और अब क्वालिटी क्या है हमारे फुटबॉल की? लेकिन ये मेरा ख्याल है कि एक पाकिस्तानी के तौर पर हमारे लिए फ़ख्र की बात तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का फ़ुटबॉल जो है वहाँ पर इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके साथ ये सवाल भी आपने बहुत अच्छा कर दिया है कि आखिर पाकिस्तानी फ़ुटबॉल ही क्यों इस्तेमाल होता है? पाकिस्तान में कौन सा फुटबॉल होता है? पाकिस्तान की तो फुटबॉल फेडरेशन की हालत ये है कि यहाँ पे 3-3, 4-4 धड़े बने होते हैं, उनके इलेक्शन नहीं हो पा रहे होते हैं। जब इलेक्शन हो जाए तो फिर उसकी जो शफाफियत है उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। उस पे भी आना है। तो एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ फुटबॉल की ये हालत है,
वहाँ से ही फुटबॉल क्यों बन के जा रहे हैं। तो देखें अब तक जितने, ये 23वां एडिशन है फीफा के फुटबॉल वर्ल्ड कप का, अब तक 8 वर्ल्ड कप ऐसे हुए हैं जिनमें पाकिस्तान का बॉल इस्तेमाल हुआ है। 9वीं बार अब इस वर्ल्ड कप में 2026 में इस्तेमाल हो। 1982 का वर्ल्ड कप जो स्पेन में हुआ था उसमें पहली बार पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का बॉल जो है वो इस्तेमाल होता ही है कि एडिडास जो है वो इसका जिसको हुकूक दिए जाते हैं कि वो बॉल बनवा कर लाने का जिम्मेदार होगा इस वर्ल्ड कप के लिए। तो एडिडास जो है वो जाहिर है कि फिर मुख्तलिफ मुल्कों को ठेके देता है। तो उसमें से जो पाकिस्तान का फ़ुटबॉल है उसकी ख़ास बात यह है कि जो फॉरवर्ड स्पोर्ट्स की आपने अभी बात की है, एक तो इनके पास जो सिस्टम्स जो उन्हें वहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं, जो उनका प्रोडक्शन यूनिट है, वो प्रोडक्शन यूनिट ऐसा फ़ुटबॉल बनाने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर चुका है कि जो उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। उन रिक्वायरमेंट्स में अब चूंकि टेक्नोलॉजी भी ऐड हो गई है, बॉल के अंदर एक चिप भी लगना है, उस चिप के साथ जो पैनल, जिस पैनल के अंदर वो चिप लगना है, उस पैनल के अंदर ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो वाटर रेजिस्टेंट हो। वाटर रेजिस्टेंट होने के साथ साथ वो प्रेशर रेजिस्टेंट भी हो, ताकि जो स्टैटिस्टिक्स या जो चीज़ें वो लेना चाह रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करके, वो भी उनको बर वक्त फरहमी उसके मैसर हो जाए। तो फॉरवर्ड स्पोर्ट्स है या सियालकोट है, इसमें दुनिया का 70% जो फुटबॉल खेला जा रहा है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बनने वाला फुटबॉल इस्तेमाल हो रहा है। और अगर मैं इनकी तादाद आपके सामने रखूँ तो फीफा ने कभी ये डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन एस्टिमेटेड जो अमाउंट होती है फुटबॉल्स की, 2022 का जो कतर का वर्ल्ड कप था, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ उस वर्ल्ड कप को करवाने के लिए 55 लाख फुटबॉल पाकिस्तान में तैयार हुए थे। उन 55 लाख फुटबॉल में से 55 लाख, जी हाँ, उन 55 लाख में से 5.5 मिलियन, उनमें से फिर 60,000 बॉल जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए थे कतर भेजने के लिए, जिनसे टीमों की ट्रेनिंग होती थी, टीमों की प्रैक्टिस उससे होती थी, और फिर मैच बॉल जो होते थे वो 1,000-2,000 मैच बॉल शॉर्टलिस्ट किए जाते थे। उन 60,000 बॉल्स के अलावा जो बाकी बॉल्स होते थे वो फिर रेप्लिकाज होते थे या फिर वो कमर्शियल उसके लिए फ़रोख्त के लिए भेज दिए जाते थे। तो 55 लाख बॉल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो है वो पाकिस्तान में हुई थी, अगर हम कतर के वर्ल्ड कप की बात करें। और वो एक ही कंपनी थी, जी हाँ, वो एक ही कंपनी। ख्वाजा मसूद अख्तर इसके सीईओ हैं, बड़े शानदार। तो जितने प्रोडक्शन यूनिट्स यहाँ पर लग चुके हैं पाकिस्तान, फिर ज़ाहिर है एक एतमाद भी होता है। और पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है स्पोर्ट्स के सामान की अगर हम बात करें, तो उन्होंने बाय टाइम एक एतमाद भी लोगों के अंदर पैदा किया है। 1982 से शुरू होने वाला है सिलसिला जो है 4 लगातार वर्ल्ड कप तक चला, 1994 तक। उसके बाद कुछ ब्रेक आया, उस दौरान उन्होंने थाईलैंड और चाइना के कुछ कंपनीज थे जिनको उन्हें ये कहा था कि बॉल बना कर दें। लेकिन जो 2006 का वर्ल्ड कप हुआ था, जो जर्मनी में खेला गया था, इटली ने उस वर्ल्ड कप को विन किया था। वो वर्ल्ड कप ज़िडान का जो हेडबट है उसकी वजह से हम लोग बहुत उसको अब तक जहन में रखे हुए हैं। उस वर्ल्ड कप के अंदर जो बॉल इस्तेमाल हुआ था उसकी चूंकि कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आई थी। वो कहाँ से बना था? वो बॉल थाईलैंड से बना था। और 2010 का जो जाबुलानी बॉल था वो चाइनीज़ मेड था। उन जो चाइना वाला जो बॉल था उसके के अंदर जो शिकायत आई थी वो ये आई थी कि इसकी जो हवा में स्विंग है वो बहुत ज़्यादा है, अनप्रडिक्टेबल है। वैसे तो हर बॉल जो है वो हवा में स्विंग होता है अगर प्लेयर को टेक्निक का अंदाज़ा हो। नकल बॉल एक टेक्निक होती है, अगर आप उस शूट को मारना सीख जाएं तो जाहिर है कि बॉल हवा में स्विंग तो होना है। बॉल हवा में टेक्निक में स्विंग करना एक टेक्निक है, इसका ताल्लुक बॉल के वेट के साथ यकीनन है। लेकिन वो दुनिया का कोई बॉल आप प्रोड्यूस कर लें उसने स्विंग तो होना है, हवा नहीं होना है, ठीक है। लेकिन 2010 का जो बॉल था उसके बारे में कहा जा रहा था कि ये ज़रूरत से ज़्यादा या अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो फिर 2014 से दोबारा पाकिस्तान की तरफ रुजू किया उन्होंने, और अब 2026 में जो ट्रायंडा बॉल है वो पाकिस्तान ने बनाकर उनको भेजा। इस बॉल की खसूसियत ये है कि फुटबॉल का जो पहले बॉल बनता था वो लेदर से बनता था, उसके बाद ये बॉल बनना शुरू हुआ, उसमें 32 पैनल्स हुआ करते थे। जो ब्लैक एंड वाइट जो फुटबॉल बहुत मशहूर हुआ था, हमारी वाली जनरेशन ने जो है उससे फुटबॉल खेलना शुरू किया था, हर घर में वो फुटबॉल होता था। तो अब जो है वो पैनल कम होते होते 4 तक आ गए हैं, और 4 पैनल्स की वजह से ये जो बॉल का स्विंग है या बॉल का जो उसको इस्तेमाल करने की जो कंफर्टेबिलिटी है प्लेयर्स की, उसमें ज़रा इजाफा हुआ। अच्छा, ये भी बताएं मुझे कि इस 4 पैनल्स वाले फुटबॉल को, क्योंकि आप भी गोलकीपिंग करते रहे हैं, तो गोलकीपर जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये हवा में अपनी रफ्तार तब्दील करता है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया था वो स्विंग था, ये रफ्तार के बारे में बात हो रही है, वो दोनों अलग चीज़ें नहीं है। इसका ताल्लुक प्लेयर्स की टेक्निक के साथ भी है। सही, यकीनन बॉल का ताल्लुक तो इससे होता ही है, लेकिन आप दुनिया में कोई भी नया बॉल अगर लें, कोई नया बॉल हम जब खेलना शुरू करेंगे किसी भी ट्रेनिंग फैसिलिटी में जाके, तो हम सबसे पहले जाके बॉल चेक करेंगे। उस बॉल को अगर 2, 4, 5, 7 दफ़ा हम इस्तेमाल करेंगे तो 8वें दफ़ा हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बॉल का बिहेवियर क्या है। तो कोई भी बॉल अगर बनेगा तो उसमें ये चीज़ें तो ज़ाहिर होंगी कि उसने स्विंग होना है, उसने
जिसको कहते हैं कि हवा में तेज़ी से गोलकीपर की तरफ, एक तो स्विंग है ना कि वो बॉल अपनी जो रफ्तार है उसको बदल लेता है या अपना जो जाविया है उसको बदल लेता है, एक ही है कि बॉल पाँव में लगने के बाद तेज़ी से गोलकीपर की तरफ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें यकीन उसके अंदर पाई जाती हैं, लेकिन जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि इस बॉल के अंदर ये वाला एलिमेंट ज़रा कम है बाकी जो बॉल्स हैं उनकी निस्बत। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फुटबॉल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। जैसे मुझे पता चला कि आपकी बारिश हो रही है अगर, तो जब तक वो तैरने नहीं लग जाएगा आपका मैच जारी रहेगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता? आप तो खेलते भी रहे हैं। देखें, जो सरफेस होती है हॉकी के अंदर भी फुटबॉल के अंदर भी, वो पहले से ज़रा वेट होती है। उसकी वजह ये होती है कि बॉल की जो मूवमेंट है, अगर आप थोड़ा सा उसको वेट कर देंगे तो वो मूवमेंट ज़रा ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएगी। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ वाटर तो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे बॉल का लेज़र ख़राब होने का ख़तरा होता है। और फिर पानी में अगर आप खेल रहे हो तो आप जब देखेंगे पानी में जो बॉल का बाउंस होता है वो एकदम बॉल गिर के जो है वो तेज़ी से आपकी तरफ आता है। तो पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन फीफा की जो रूल बुक है वो ये बताती है कि जब तक फुटबॉल इस काबिल है कि उससे पास किया जा सके तो उस वक्त तक गेम जारी रहेगी। हाँ, पास करने के बाद अगर बॉल जो है वो स्विम करना शुरू हो जाए पानी में तो फिर मैच रोक दिया जाएगा। इसलिए फीफा के या फुटबॉल के जो मैचेस हैं उनमें मैचेस को अबेंडन करने की तादाद ना होने के बराबर है, क्योंकि क्रिकेट में आमतौर पर बारिश एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो इसको कम करने के लिए उन्होंने ये रूल बनाया कि जब तक बॉल स्विम करना ना शुरू, स्विम करने का मतलब ये है कि वो फिर जो प्लेयर है उसके कंट्रोल में ही रहेगा बॉल। तो जब तक वो उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, जब तक वो उससे पास कर पा रहे हैं, उस वक्त तक बॉल चलता रहेगा। और मैं बतौर फुटबॉल प्लेयर आपको बताऊं, जितना मजा बारिश में खेलने का आता है ना, अच्छा, उतना मजा शायद आम तौर पर ग्राउंड में खेलने का नहीं आता। बिल्कुल सही है। अब आपके मेरे फेवरेट टॉपिक पे आ जाते हैं, जिससे मैंने आप रोकता रहा हूँ शुरू से लेके अब तक जो है। अब आप खुल के बोलिए। मेरा ख्याल है 150 नंबर पे भी पाकिस्तान नहीं है फुटबॉल के अंदर। पाकिस्तान 198 पर है इस वक्त मेरा ख्याल है, जो वर्ल्ड कप से पहले 202 पर था। वर्ल्ड कप से पहले एक 4 मुल्की टूर्नामेंट हुआ था, इसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। वो पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल ट्रॉफी भी है, जो पाकिस्तान यानी सोलली जो इंटरनेशनल ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती है। तो 4 दर्जे तरक्की हमारी उसमें हुई है। अब हम मेरा ख्याल है 198 पर आ गए। 198 पे आ गए। और टोटल जो है वो 211 नेशंस हैं फीफा के मेंबर। यानी अगर हम पीछे से आना शुरू करें तो हम काफ़ी करीब है। काफ़ी करीब है, हम टॉप कर रहे हैं वहाँ से। वजूहात मैं अगर आपके सामने रखना शुरू करूँ तो वजूहात वही हैं जो हमारे ओवरऑल मुल्क का एक कल्चर बना हुआ है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, इसका आगाज़ जब हम देखते हैं शुरू के जो 10-12 साल हैं उनमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान कम्पीट कर रहा है जापान की टीमों के अगेंस्ट, पाकिस्तान कम्पीट कर रहा है ईरान के साथ, पाकिस्तान कम्पीट कर रहा है मतलब टॉप नॉच जो एशियन टीम्स हैं उनके साथ हम कम्पीट करते थे। हम ना भी जीते तो हम एक रीज़नेबल स्कोर लाइन के साथ वहाँ से आते थे। लेकिन बाय टाइम जब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा इन स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो फिर उसके साथ हमें ये देखने में आता है कि इनके अंदर भी 3-4 किस्म के मुख्तलिफ ग्रुप्स बने, 3-4 मुख्तलिफ धड़े बनना शुरू हो गए। उन धड़ों की आपस की सियासत की वजह से सूरत हाल जो है यहाँ तक पहुँची कि वो लोग जिनका इस खेल के साथ, इस प्रोफेशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो अपनी जो कंट्रोल है उसको बरकरार करना शुरू कर दिया। इसकी एक एग्जांपल मैं अगर आपके सामने रखूं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के एक प्रेसिडेंट थे फैसल सालेह हयात साहब, जो 12 साल तक मेरा ख्याल है कि वो इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। फैसल सालेह हयात, मैं आपको आपकी पॉडकास्ट के तवज्जुह से चलें चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लोग सुन रहे हैं, फैसल सालेह हयात साहब इतना लंबा अरसा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो अगर यहाँ पर आकर ऑफ साइड का रूल एक्सप्लेन कर देना तो पाकिस्तान की फुटबॉल बेहतर हो जाएगी। जब आप इस किस्म के अफराद को जिनका कोई ताल्लुक नहीं है उस प्रोफेशन के साथ, उस खेल के साथ, आप वहाँ पर ला कर बिठाना शुरू करेंगे तो उसका वही हाल होगा जो अब हो रहा है। इसकी एक वजह मैं बताता हूँ आपको। फैसल सालेह हयात, आपको पता है कि वो सेनेटरशिप छोड़कर उन्होंने सेनेटरशिप छोड़ दी थी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनने के लिए। उसकी वजह यह है कि फीफा जो भी ग्रांट देता है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, उसकी अकाउंटेबिलिटी उनसे पाकिस्तान में कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ये नहीं पूछ सकता पीएफएफ से कि आपने जो पैसे आए थे, जो ग्रांट आई है करोड़ों की हर साल, वो कहाँ जाती है। सही है, वो डायरेक्टली वहाँ से आ रही है। उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फीफा ने खुद करनी है, और फीफा नहीं कर रहा। और फीफा वाले जब यहाँ आए थे उसकी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए, तो उन्होंने ये देखा था कि यहाँ जंग में एक गोल प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। फीफा ने गोल प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ जो है वो देना शुरू की थी इन कंट्रीज़ के अंदर। वहाँ पर जाकर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक ऐसी खंडरनुमा इमारत है कि जहाँ पर पब्लिक टॉयलेट भी ना बन पाए।
वहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है कि वहाँ पर गोल प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अब वो फीता काटा गया, तख्ते लगाए गए, पीछे कुछ भी नहीं है। तो ये होता रहा है पाकिस्तान। कुछ नहीं किया फीफा ने उसके बाद ये किया कि उन्होंने पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन थी उसको मुअत्तल कर दिया। उसका जो वोट देने का राइट था वो उनसे छीन लिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप दोबारा वोट जो है वो इलेक्शन करवाएंगे। जब इलेक्शन दोबारा अनाउंस होते हैं तो फिर जाहिर है वो 3-4 धड़ों की आपस की सियासत। उस वक्त फैसल साले ही आती थे जी, फैसल साले हयात जो है वो उस वक्त अभी मोहसिन गिलानी कैसा काम कर रहे हैं? मोहसिन गिलानी साहब जो हैं वो अपेरेंटली जब से वो आए हैं चीज़ें थोड़ी सी बेहतर इसलिए हुई हैं कि एक तो उन्होंने फ़ॉरेन कोचेज़ लेकर आए हैं। और फ़ॉरेन कोचेज़ की मैं इसलिए हिमायत नहीं कर रहा कि फ़ॉरेन कोचेज़ को यहाँ पर आकर को बहुत तोप चला देंगे। हमारे लोकल लेवल के ऊपर भी कोचेज़ बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फ़ॉरेन कोचेज़ के आने से ये हुआ है कि जो डायस्पोरा था हमारा, जो पाकिस्तान के प्लेयर मुख्तलिफ लीग्स के अंदर बाहर खेल रहे थे, उनको उन्होंने इकट्ठा किया और एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश की कि जिसमें शायद थोड़ी बहुत कम्पेटिटिवनेस हमें नज़र आए। क्योंकि यहाँ पर लोकल लेवल के ऊपर ना कोई लीग है, ना कोई ऐसे क्लब्स का सिस्टम है। जो रीजनल फुटबॉल की फेडरेशंस हैं वो अपनी तौर पर तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रही होती हैं, लेकिन जब नालायक लोग ऊपर आते हैं ना किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो उनमें एक इनसिक्योरिटी ये भी होती है कि अगर मेरे से बेहतर आदमी ऊपर आ जाएगा तो उनका जो वहाँ पर एक कंट्रोल बना हुआ वो कमज़ोर हो जाएगा। तो इस तरह के लोगों को न सिर्फ ये कि ऊपर नहीं आने दिया जाता, बल्कि जो भी टूर्नामेंट होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन तो बाहर आपने PFF से लेनी है ना, तो PFF उनकी जो रजिस्ट्रेशन हैं उनको मनसूख कर देता है, उनको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं करता। क्योंकि नॉन प्रोफेशनल लोग जब वहाँ पर बैठेंगे, वो हर शाख पे उल्लू बैठा वाला जो शेर है वो बिल्कुल यहाँ पर 100% दुरुस्त साबित होगा अगर आप पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बात करेंगे। कौन इतनी करप्शन करता रहा? देखें, करप्शन तो पाकिस्तान में जहाँ भी हुई है वो आपको पता है कि हमेशा सियासी जमातों की तरफ से उसको बैक किया जाता है। तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन देखें करोड़ों की जो है वो अमाउंट आती है हर साल फीफा की तरफ से, जो फीफा रेवेन्यूज़ देता है। और उसके साथ जो यहाँ पर सलूक होता है, मतलब मेरे कोलीग हैं जिनके साथ मैं फ़ुटबॉल भी खेला हूँ, उन्हें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर भी कुछ अर्सा काम करते रहे हैं। मैं उनका शायद यहाँ पर नाम डिस्क्लोज़ करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल मैं बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूँ कि फैसल साले हयात के घर में पकने वाली सब्ज़ी का जो खर्चा है ना वो ही पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से जाता था। तो जिस मुल्क में इस कदर करप्शन हो, जिस मुल्क में इस कदर लूट मार हो, उनके जो है ना टीमें फिर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया करती। वर्ल्ड कप में अगर आपने क्वालिफाई करना हो तो अभी कैपा वर्डे की टीम आई है, उसकी जो आबादी है ना वो शायद मॉडल टाउन से भी कम है। 1,56,000 मेरा ख्याल टोटल उनकी आबादी है उस मुल्क की। अगर वो मुल्क वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकता है तो हम दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी होकर फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे? आप अभी मेरे साथ चले, मैं आपको लियारी में ले जाकर दिखाता हूँ। जो लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, आप मेरे साथ चलें, सिर्फ लियारी के अंदर 1100 फुटबॉल क्लब रजिस्टर्ड हैं। लेकिन जब तक आप उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जब तक आप उनको सहूलियात नहीं देंगे, जब तक आप उनको नहीं खिलाएंगे, वो टैलेंट कहाँ जाएगा? अभी उन्होंने ये जो नबील गबोल साहब गालबन उन्होंने खड़े होकर कह दिया था कि हम पीपल स्टेडियम में जो है वो करवाएंगे फुटबॉल का वर्ल्ड कप। तो ज़रा जाके पीपल स्टेडियम की हालत देखें ज़रा, उसकी जो स्टैंड्स में जहाँ पर तमाशाइयों ने बैठकर मैच देखने होते हैं ना, उसकी ईंटें भी वो लोग उखाड़ कर ले गए। तो हम लोग क्या, मतलब मैं एक बतौर फुटबॉल फ़ैन अगर मैं बात करूँ, फ़ुटबॉल मुझे पसंद है, मेरी ज़िंदगी का एक पैशन है फ़ुटबॉल, लेकिन मैं जब अपने मुल्क की तरफ देखता हूँ तो मुझे इस पैशन को पूरा करने की कोई सॉलिड रीज़न नज़र नहीं आती, मुझे कोई पाथ वे नज़र नहीं आता। जब मुझे पाथ वे नज़र नहीं आता तो ज़ाहिर है मैं फ्रस्ट्रेट हूँगा, और मैं फ्रस्ट्रेट हूँगा तो मैं फिर ज़ाहिर है कि ये थोड़ी सोचूंगा बैठ के कि मेरा मुल्क फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई क्यों नहीं कर रहा। मैं फिर ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन में मायूसी के आलम में लोग क्या करते हैं, मायूसी के आलम में लोग जो है फिर लूट मार करते हैं, मायूसी के आलम में लोग फिर जिसे कहते हैं पंजाबी में कि जिथे दाल लगे उत्थे दाल लाओ। तो हमारे स्पोर्टिंग एसोसिएशन के साथ यही हाल हुआ है जो हमारे मुल्क की सियासत के साथ हुआ। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए और आपने सारी इनसाइट्स हमें बताई, वर्ल्ड कप की भी, पाकिस्तान की भी, दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे। नाज़रीन, आपने बहुत सी नई चीज़ें मेरे लिए भी थी, आपके लिए भी होंगी। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।